नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र में सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधि है उसके बारे में जानेंगे। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, सामाजिक यानी कि एक तरह से मिलजुल कर अपने विचारों को व्यक्त करने की विधि। अब हम इस विधि को समझते हैं। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के अंतर्गत कक्षा कक्ष शिक्षण में यह विधि काफी प्रभावी है। भारत जैसे जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है, जहां पर हर नागरिक को अपने अधिकारों कर्तव्य मिले हुए, वहां पर इस विद्यालयों में, ऐसे विद्यालयों में यह विधि काफी प्रभावी है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत कहीं ना कहीं बच्चों को कक्षा कक्ष के अंतर्गत अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलता है, ताकि जिससे कि जो विद्यार्थी होते हैं वो मिलजुल कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह विधि कहलाती है हमारी सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। इस विधि के अंतर्गत कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो विद्यार्थी होते हैं अपने समूह का निर्धारण करते हैं और अपने समूह के हिसाब से यानी स्वेच्छा से अपने समूह का निर्धारण करके किसी विषय वस्तु का स्वतंत्र रूप से चयन करके उसके निष्कर्ष पर पहुंचने का कार्य करते हैं। कक्षा कक्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं। वो समूह अपने आपस में विचार विमर्श करके कार्य करता है, यानी कि किसी विषय वस्तु का चयन करके उस पर विचार विमर्श करता है और किसी न किसी जो भी है रिजल्ट पर, निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके लिए कक्षा कक्ष के अंतर्गत एक सभापति की नियुक्ति की जाती है। सभापति के तौर पर अध्यापक की नियुक्ति की जा सकती है। उस अध्यापक या सभापति का दायित्व होता है कि वो संपूर्ण जो भी ये विधि है इसका संचालन करेगा, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रहेगा और कहीं ना कहीं इसी अनुशासन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से मार्गदर्शन का काम करेगा। आइए अब हम इस विधि को अच्छे से जानते हैं। जैसा कि इस विधि को हम पढ़ रहे हैं, हमारी विधि है सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। नाम अर्थ बता दिया कि वह विधि जिसमें बच्चों को, बालकों को अपनी अभिव्यक्ति करने का मौका मिलता है। इस विधि को सामूहिक विवेचना विधि भी कहते हैं, जिसके नाम से पता है सामूह यानी समूह में, ग्रुप के अंतर्गत विवेचना, जो विचार विमर्श वगैरह होता है, उस विधि के नाम से भी इसको जानता है। अब इस विधि के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में जानते हैं। इसके बेनिफिट के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि विधि कक्षा कक्ष में क्यों जरूरी है और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए और बालकों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ये विधि किस तरह से प्रभावी है। पहला है विद्यार्थी निसंकोच होकर बात को स्पष्ट करता है। इस विधि में बालकों को ग्रुप में बांट दिया जाता है, तो जब बालक ग्रुप में अपना कार्य करता है तो निसंकोच होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। उसको किसी तरह की कोई संकोच नहीं होती, किसी तरह का कोई डर नहीं होता। अगला है सामूहिक भावना का विकास। जैसा कि यह विधि सामूहिक विवेचना विधि के नाम से जानी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो सामूहिक भावना होती है, जो वो सामूहिक भावना का विकास होता है, क्योंकि आपस में मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति का निर्माण इस विधि में होता है। अगला है विद्यार्थी स्पष्ट चिंतन एवं मनन करता है। इस विधि के अंतर्गत जो विद्यार्थी होता है वो विद्यार्थी स्पष्ट चिंतन और स्पष्ट मनन का कार्य करता है, यानी कि वो स्पष्ट रूप से, वो बिना किसी सोच डर के अपने जो चिंतन और मनन का कार्य करेगा, उसको किसी तरह की कोई तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगला है निर्णय शक्ति का विकास। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी की निर्णय शक्ति का विकास होता है। वो किसी भी निर्णय पर आसानी से पहुंच जाता है और उसी निर्णय के आधार पर अपने अंदर एक अच्छे गुणों का निर्माण कर सकता है। तो किसी भी डिसीजन पहुंचने का विकास वो होता है। अपने जीवन के संबंधित कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य का कैसे निर्णय निकालना है, इस तरह की भावना का विकास उसके अंदर उत्पन्न होता है। अगला है समाजोपयोगी गुणों का निर्माण। विद्यार्थी के अंदर जो समाजोपयोगी जो गुण है, उन गुणों का निर्माण समाजोपयोगी यानी कि समाज के अंतर्गत सदाचार, भाईचारा, सद्भावना, जो ये गुण होते हैं जिससे उसके सामाजिक गुणों का निर्माण होता है, इस तरह के गुणों का निर्माण विद्यार्थी के अंदर उत्पन्न होता है। उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उस उत्तरदायित्व का भावना का विकास विद्यार्थी में होता है। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ग्रुप के अंदर अपने कार्य को करता है, उस कार्य में कैसा अपना रोल देना है, किस तरह से सुझाव देना है, किस तरह से निर्णय लेना है, इस तरह से अपने उत्तरदायित्व, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का निर्माण होता है, उसको कार्य करता है। अगला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पालन करती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बालक की मनोदशा के आधार पर निर्धारित है और बालक जिस तरह से अपनी मनोदशा के आधार पर इस विधि का प्रयोग करेगा, अपने
स्वेच्छा से किसी कंटेंट का चयन करता है, चुनाव करता है और अपने कार्य को करता है, तो कहीं न कहीं ये विधि कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह है सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, जिसको हम सामूहिक विवेचना विधि भी कहते हैं। और इस विधि के गुणों के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि यह विधि कक्षा कक्ष में किस तरह से उपयोगी है और बालकों के अंदर किस तरह से गुणों का विकास करके उसको एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में सामने लाती है। अब इसके दोष को जानते हैं, इसकी कमियों को जानते हैं। जैसे कि इसके दोष और कमियां हैं, समय अधिक लगता है। इस विधि में समय अधिक लगता है क्योंकि इसको पूरा कोई तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, समय की आवश्यकता होती है, ग्रुप डिसाइड होते हैं, सभा अपने सभापति या एक नेता का चुनाव किया जाता है। तो इन सब कार्यों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत समय काफी लगता है और समय अधिक नष्ट भी होता है। अगला है नियत उद्देश्य से दूर जाने का डर। इस विधि के अंतर्गत एक भाव यह कि जो उद्देश्य होता है, यानी कि जिस विषय वस्तु कंटेंट से रिलेटेड इस विधि का आयोजन किया गया है, उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं होने की एक तरह से डर बैठ जाता है और नियत उद्देश्य से दूर जाने की संभावना रहता है। कई बार आपस में विचार विमर्श करते करते मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हीं मतभेद के द्वारा उस जो उद्देश्य उस उद्देश्य से दूर जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अगली है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता। इस विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो समय समय पर विधि बार बार प्रयोग में करेंगे तो पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा और समय से हम समय का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय खाती है और नियत उद्देश्य से दूर भी ले जाती है। तो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होने का एक खतरा बना रहता है। अगला है विद्यार्थी अधिक होने से बैठने की समस्या। इस विधि की खासियत है कि इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं, सभापति नियुक्त होते हैं और अलग अलग ग्रुप अपना कार्य करते हैं। इसके लिए हम ये समझेंगे कि यदि कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अलग है और कक्षा कक्ष की स्थिति सामान्य है, कक्षा कक्ष छोटे है, तो उस स्थिति में बालकों के बैठने पर दिक्कत आएगी और अगर बैठ भी जाएंगे तो आपस में डिस्कस करेंगे तो दूसरे ग्रुप को समस्या हो सकती है, उससे तीसरे ग्रुप को समस्या होगी, यानी कि एक तरह से अनुशासन नहीं बन पाएगा। अगला है अन्य कक्षाओं में बाधा उत्पन्न होती है। अगर इस विधि का प्रयोग से जो अन्य कक्षा होती है, एक कक्षा में तो ये इस विधि का प्रयोग हो रहा है तो आसपास की कक्षाओं का वातावरण बिगड़ सकता है और उसके शिक्षण में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अगला है संपूर्ण विषय सामग्री के लिए अनुकूल नहीं। यह विधि कुछ विषय के लिए तो सही है, यानी कि कुछ विषय के अंदर जो कुछ कंटेंट होते हैं उस कंटेंट के लिए तो सही है, लेकिन संपूर्ण विषय सामग्री को और संपूर्ण कंटेंट को इसी विधि से पढ़ाया जाए, यह विधि सफल नहीं बन सकती। इस तरह से इस विधि की ये दोष है, ये कुछ कमियां हैं जो इस विधि के कमी के माध्यम से इस विधि के प्रभाव को कम करती है। लेकिन अगर वास्तविक और प्रभावी तौर पर देखा जाए तो भारत जैसे देश में बालकों के अंदर एक श्रेष्ठ प्रतिभा को देखते हुए एक अच्छी भावना का विकास और निर्माण करने के लिए विधि काफी उपयोगी है और इस विधि के माध्यम से हम बालकों को श्रेष्ठ शिक्षण करवा सकते हैं। थैंक यू। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के गुण एवं दोष बताइए।